अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रेवान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो पीपीटी पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी पीपीटी है, तो इसको मल्टीपल वीडियोस में जो है वो तोड़ फोड़ का मतलब छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए जो है इस पीपीटी को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब कि हो सकता है 5 से 6 वीडियोज़ में हम इसको कवर करें। तो आज की वीडियो को जो है हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो डल की पीपीटी है उसको डिस्कस करेंगे, और आई होप तब कि जितने भी मैं आपको समझाऊँ वो आपको समझ आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर भी बीच में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या साइड में कोने में आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप मुझे जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहीं पर मैं आपको पूरी वीडियो से हवाले से जो है वो गाइड करूँगा। तो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की पीपीटी है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एलएचएन की है और थर्ड सेमेस्टर की है। फरहान निसार पार्क की बनाई गई पीपीटी है, और ये डल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एडवाइजरी की पीपीटी है। तो इसको हम वो रीड करेंगे और देखेंगे। तो अगर हम देखें आगे तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आती है। ऑब्जेक्टिव्स में हम देख लेते हैं बाय द एंड ऑफ नेशन लर्नर विल एबल टू, कि हम इसके एंड पर जो है वो एक लर्नर किस चीज़ की काबिल हो जाएगा। रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को जो है हम उसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिव्यू करेंगे, और डिस्कस द केसेस, डिस्कस द कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग जीआईटी डिसऑर्डर। हम इसके जीआईटी डिसऑर्डर के जो है मैनिफेस्टेशन देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, कॉजेज वगैरह देखेंगे। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस द डायग्नोस्टिक मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द बिलो मेंशन डिसऑर्डर। हमारे पास जो भी ये डिसऑर्डर जिनको नीचे मेंशन की गई है, इसके हम क्या देखेंगे, डायग्नोस बनाएंगे, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर देखेंगे, और मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट इसका देखेंगे कि मेडिकली आया इन्हें किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, या सर्जिकली इसको कैसे मैनेज किया जाता है। अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड, अप्लाई करेंगे नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एक अमल है जिसमें हम असेसमेंट डायग्नोस करते हैं, प्लान बनाते हैं, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन वगैरह हम इसकी करते हैं ऑफ केयर प्रोवाइडर टू द क्लाइंट विद जीआई डिसऑर्डर। जीआई जो पेशेंट है, जीआईटी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर का जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, हम उसको इन चीज़ों के हेल्प से जो है हम केयर प्रोवाइड करेंगे। Develop a teaching plan for a client experiencing disorder of the GI GIT डिसऑर्डर जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, जो पेशेंट उसको एक्सपीरियंस वगैरह कर रहा है, उसको हम एक टीचिंग प्लान बनाएंगे कि किस तरह से वो इससे बेहतरी तौर पर आ सकता है, या जो है वो इसका इलाज कर सकता है। डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड इसोफेगस, ये कुछ डिसऑर्डर है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ स्टमक। स्टमक की कुछ नाम है जो डिसऑर्डर है, हम इसी पीपीटी में इन चीज़ों को कवर करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, या कुछ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की जो है वो डिसऑर्डर दी गई है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये वन बाय वन आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अल्टरेशन एंड हेपाटोबाइलरी सिस्टम, हेपाटोबाइलरी सिस्टम में जैसे हमारे पास पेनक्रियाज, लिवर वगैरह आ जाता है, तो उसकी कुछ डिसऑर्डर वगैरह दिया है, क्योंकि ये भी जीआईटी ट्रैक में ही कोई आते हैं। तो इसके हवाले से हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन आगे अपनी वीडियो को जो है वो अपनी वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो शुरू करते हैं अपनी पीपीटी। जो हमारी पीपीटी है वो मेन यहाँ से शुरू होती है, एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक ओवरव्यू। हम किस चीज़ का ओवरव्यू करेंगे, जीआईटी ट्रैक का अब ओवरव्यू करेंगे। GIT ट्रैक्ट इज़ 23 to 26 फीट लॉन्ग। ऐसे हमारे पास GI ट्रैक्ट हमारे पास जो है वो 23 से 26 फीट लॉन्ग है। अगर हम इसको मीटर में देखें तो 7 to 7.9 मीटर, तकरीबन 8 मीटर के लगभग ये लॉन्ग है। एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम टू द टर्मिनल स्ट्रक्चर एंड अगर हम देखें तो माउथ से शुरू होता है, माउथ के बाद इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरह रेक्टम, और जो है हमारे पास टर्मिनल स्ट्रक्चर एनस तक जो हमारे पास जो कंप्लीट जीआईटी ट्रैक्ट है उसकी लेंथ दी गई है कि 7 से 7.9 मीटर जो है वो नॉर्मल देखी गई है, और 23 to 26 फीट लॉन्ग होती है। द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 मेन ग्रुप। जो भी हमारे पास ऑर्गन वगैरह है जीआईटी, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन्स है, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, द एलिमेंट्री कैनाल और द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये आपको समझाने के लिए जो है, मतलब कि कोई भी जो है वो समझने के लिए इन जो
को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारे पास आता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जैसा कि हमारे पास लिवर, पेनक्रियाज, ये चीज़ें हमारे पास जो आ जाती हैं ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन से ये उनमें आती है। तो हम आगे देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डायग्राम दी गई है। मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, आप लोग इसको जो है वो अच्छी तरह देख लीजिएगा कि हमारे पास क्या क्या आता है। यहाँ से हमारे पास ये माउथ से शुरू होता है, माउथ, टंग, इसोफेगस, मतलब कि बहुत सी चीज़ें इसी तरह से आती है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में जो हमारे पास ये ख़त्म होता है ये हमारे पास एवस पर ख़त्म होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये आपको फिंगर टिप ऑफ जो है ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कि हमारे पास कौन कौन से जो है ऑर्गन इसमें आते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट ऑर्गन इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो शामिल है। सबसे पहले इसमें दिया है माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन कैविटी। हमारे पास जो माउथ है एक म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन कैविटी होती है, एक कैविटी है जो कि पूरी चारों तरफ जो है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास माउथ में लिप्स आते हैं, इट्स इंटीरियर ओपनिंग, ये हमारे पास इंटीरियर ओपनिंग होती है। इस तरह से हमारे पास चिक्स आते हैं, चिक आपको साइड में पिक्चर में शो हो रही होगी। पैलेट, द हार्ड पैलेट फ्रॉम इट्स इंटीरियर रूफ एंड द सॉफ्ट पैलेट फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर रूफ। हमारे पास दो किस्म के पैलेट होते हैं, पैलेट जिसको हम तालू भी कहते हैं, तो आगे की तरफ जो दांतों की तरफ होता है जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और इसोफेगस की तरह या इंटरनल माउथ की तरफ जो होता है इसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। इस तरह हमारे पास टंग जो है ये भी माउथ में आ जाता है। लिंगुअल फ्रेन्यूलम, लिंगुअल फ्रेन्यूलम क्या है? लिंगुअल फ्रेन्यूलम आपको साइड में पिक्चर में शो हो रही होगी, जो ज़बान को अटैच किया होता है जिसको हम लिंगुअल फ्रेन्यूलम कहते हैं। इसके अलावा इसमें टीथ्स भी आते हैं, लेकिन टीथ इन लोगों ने दिया नहीं है, मिस हो गई है। तो टीथ भी हमारे पास जो है हमारे माउथ में आती है। और टॉन्सिल्स एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ओरल कैविटी, हमारे पास ओरल कैविटी के पोस्टीरियर साइड पर होती है, बैक पर होती है। आर पेयर मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज़, और ये पेयर मासेस में होती है और लिम्फेटिक टिश्यूज़ से बनी होती है। और द पेलाटिन टॉन्सिल, पेलाटिन जो है ये टॉन्सिल इसको कह सकते हैं, या पेलाटिन के साथ जो अटैच होती है इसलिए इसको पेलाटिन टॉन्सिल कहते हैं। आगे हमारे पास आ गई है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे पास ये हमारे पास सेकंड पार्ट होता है, माउथ के बाद हमारे पास फेरिंग्स शुरू हो जाता है। फ्रॉम द माउथ फूड पासिस पोस्टीरियरली इनटू द ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। हमारे पास जो हमारा फूड है जो भी हम माउथ में लेते हैं और उसको च्यू करते हैं, इसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो आगे की तरफ को भेज देते हैं। और ये फूड जो हमारे पास जो है वो पोस्टीरियरली ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स से होता हुआ एसोफेगस की तरफ जाता है। ओरोफेरिंग्स में हमारे पास क्या होता है? द ओरोफेरिंग्स इज़ द पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी। ये हमारे पास ओरल कैविटी के पोस्टीरियर मतलब के बैक साइड पर जो है मौजूद होता है ओरोफेरिंग्स। और लैरिंजोफेरिंग्स क्या अगर हम देखें, द लैरिंजोफेरिंग्स इज कंटिन्यूस विद द इसोफेगस बिलो, बोथ ऑफ विच आर कॉमन पैसेज वे फॉर फूड, फ्लूइड एंड एयर। ये अगर ओरोफेरिंग्स देखें तो ओरोफेरिंग्स के नीचे ही ये डायरेक्ट लैरिंजोफेरिंग्स होता है, और लैरिंजोफेरिंग्स जो है इसोफेगस से अटैच होता है, और इसोफेगस के जो है ये ऊपर होता है। इसोफेगस जो है ये इसके नीचे आती है, और ये एक पैसेज में है, एक रास्ता है। किस चीज़ के लिए? फूड, फ्लूइड और एयर के लिए ये एक रास्ता बनाता है, या रास्ता मुहैया करता है, या एक रास्ता कह सकते हैं। तो जो हमारे पास ये फेरिंग्स की दो टाइप्स है। फेरिंग्स में मतलब कि इसमें 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन एक को हम इसमें नहीं लेकर आते क्योंकि ये जीआई डिसऑर्डर वगैरह या जीआई ट्रैक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वरना नेज़ोफेरिंग्स भी इसमें आता है, लेकिन नेज़ोफेरिंग्स हम नोज़ के हवाले से इसमें बात नहीं करते। अब हम आगे देख लेते हैं इसोफेगस के हवाले से। द इसोफेगस और गोलेट, इसोफेगस को हम गोलेट भी कहते हैं, रन्स फ्रॉम द फेरिंग्स थ्रू द डायफ्राम टू द स्टमक। जो इसोफेगस हमारे पास होता है ये फेरिंग्स से डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है, और डायफ्राम से गुजरते हुए स्टमक तक जो भी ये लाइनिंग होती है, जो पाइप होती है, इसे हम जो है वो इसोफेगस कहते हैं, और ये स्टमक तक होती है। साइज़ एंड फंक्शन के अगर हम हवाले से बात करें तो अबाउट 25 सेंटीमीटर या 10 इंचज़ लॉन्ग। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 25 सेंटीमीटर, और अगर इंचज़ में बात करें तो ये तकरीबन 10 इंचज़ जो है वो लॉन्ग होता है। इट इज़ एसेंशियली अ पैसेज वे डेट कंडक्ट फूड बाय द पेरिस्टालसिस टू द स्टमक। ये एक रास्ता जो है वो मुहैया करता है, एक रास्ता होता है, पैसेज वे होता है, फूड को कंडक्ट करता है। और पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होता है फिर जिसमें ये आपको साइड में पिक्चर शो भी हो रही होगी, एक ये ऊपर से किसी चीज़ को धकेलते हैं आप, और
नीचे की तरफ ये इस तरह आती है। तो ये एक प्रोसेस होता है पेरिस्टालसिस, जो कि स्टमक तो जो भी फूड वगैरह उसमें खाना वगैरह होता है तो पेरिस्टालसिस प्रोसेस के ज़रिए ये स्टमक तक पहुंच जाता है। स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम देखें, स्ट्रक्चर द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल organs from the esophagus to the large intestine are made up of the same four basic tissue layer or tunics। हमारे पास अगर हम देखें एलिमेंट्री किनाल के ऑर्गन ईसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक जो भी हमारे पास इसकी लाइनिंग वगैरह हुई होती है वो 4 बेसिक टिश्यूज से या लेयर से बनी होती है, जिसको हम टोनिक्स भी कहते हैं। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है मिकोजा, इनर मोस्ट लेयर होती है। मिकोजा हमारे पास जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे पहले हमारे पास लेयर होती है। डेड लाइन द ऑर्गन, जो कि लाइन्स हुई होती है ऑर्गन की तरफ या इनर साइड की तरफ जो है वो लाइन हुई होती है। इट कंसिस्ट्स primarily of surface epithelium plus a small amount of connective tissue, lamina propria and a scanty smooth muscle layer, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर देखें तो इसकी सरफेस अगर देखें तो एपिथेलियम की बनी होती है वो, प्लस इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है वो कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, जिसको हम लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं। और इसके अलावा ये स्मूथ मसल भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये चीज़ें मिल के क्या बनाती है, हमारे पास मिकोजा बनाती है, जिसको हम इनर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास आता है सब मिकोजा। द सब मिकोजा इज़ फाउंड जस्ट बिनेथ द मिकोजा। ये हमारे पास मिकोजा के नीचे डायरेक्ट जो हमारे पास मतलब कि मिकोजा सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो सेकंड लेयर हमारे पास जो भी है वो हमारे पास सब मिकोजा होती है और ये इसके साथ अटैच भी होती है। इट इज़ अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये हमारे पास क्या होती है, ये एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है जो कंटेन कर रही होती है ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स जो है इसमें मौजूद भी होती है। सारी चीज़ें इसी में गुजरी हुई होती हैं। मस्कुलरस एक्सटर्नल is a muscle layer typically made up of an inner circular layer and an outer longitudinal layer of smooth muscle cells। इसमें हमारे पास जो है वो दो किस्म की दी गई है कि हमारे पास दो किस्म के इसमें लेयर जो है स्मूथ मसल जो है वो मसल की लेयर जो है वो दो किस्म की होती है। सबसे पहले हमारे पास इनर लेयर जो होती है वो किस तरह सर्कुलर लेयर होती है, मतलब कि वो गोल गोल नुमा होती है। और अगर हम इसके ऊपर देखें तो आउटर जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है और ये स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द लास्ट लेयर, हमारे पास आता है सेरोसा। द सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सीरियस फ्लूइड प्रोड्यूसिंग सेल्स, द वेसिरल पेरिटोनियम। ये हमारे पास सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये सिंगल लेयर होती है और इसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं वो क्या चीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो एक सीरियस एक फ्लूइड होता है जो हमारे सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो हमारे जो जिस्म में पाए जाते हैं, जिसको हम वेसिरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस। इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस हमारे पास क्या है, द एलिमेंट्री कैनाल वॉल कंटेन 2 इम्पोर्टेड इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस। ये नर्व का एक गुच्छानुमा होता है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल खुद ब खुद काम नहीं कर रही थी, उसको भी कुछ ना कुछ जो है वो नर्व इम्पल्सेस मिल रही होती है, कुछ सिग्नल मिल रहे होते हैं, तभी तो वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही होती है। द सब मिकोजल नर्व प्लेक्सस एंड द मेसेंट्रिक नर्व प्लेक्सस। हमारे पास दो किस्म की जो है वो नर्व प्लेक्सस होती है। एक हमारे पास होती है सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस और दूसरी हमारे पास होती है मेसेंट्रिक नर्व प्लेक्सस, बोथ ऑफ विच आर नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर। ये हमारे पास जो है वो नर्व फाइबर की एक नेटवर्क होती है, एक जालनुमा होता है जो क्या कर रहा होता है, डेट आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम एंड हेल्प रेगुलेट द मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट ऑर्गन। ये हमारे पास जो है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का पार्ट होता है जो कि हमारी मोटिलिटी मतलब कि हमारे खाने की जो भी मूवमेंट वगैरह होती है, हमारे फूड वगैरह की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल कर लेते हैं और जो भी सेक्रीशन वगैरह हमारे जीआई ट्रैक्ट में हो रही होती है वो इसी के थ्रू हो रही होती है। अब हम देख लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड इसोफेगस के हवाले से। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोमाटाइटिस। सबसे पहले हमारे पास आता है, आप देख लीजिएगा कि हमारे पास जो हमारे लिप्स होते हैं उसके इनर साइड पर इस तरह से दाने वगैरह चीज़ें जो है उससे वो निकल आती है, इसको हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। मतलब कि माउथ का जो है इन्फ्लेमेशन या कह सकते हैं या इन्फेक्शन कह सकते हैं इसको।
तो स्टोमाटाइटिस सबसे पहले स्टोमा का मतलब है माउथ और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। स्टोमाटाइटिस कैन ऑकर एनीवेयर इन द माउथ इंक्लूड म्यूकस मेम्ब्रेन, गम्स, पैलेट, टंग। ये हमारे माउथ में कहीं पर भी हो सकता है। स्टोमाटाइटिस हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे इन माउथ की जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, उसमें हो सकता है, गम्स में हो सकती है, या इसके अलावा हमारे पास पैलेट हमारे पास ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट जिसको हम तानू कहते हैं उसमें हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास हमारे टंग में पर भी ये हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देख लीजिएगा कि टाइप्स हमारे पास आती है कि इसमें भी मुख्तलिफ टाइप्स की जो है वो स्टोमाटाइटिस होती है। इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है माउथ की कि किस किस्म की हमारे पास जो है वो ये टाइप्स है। तो हमारे पास 2, 4, 6 हमारे पास 6 टाइप्स है। इसमें इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिर्फ नाम जो है वो रीड कर लेंगे। एफेथियस, इसको कंकर सोर भी कहते हैं। हार्पेटिक स्टोमाटाइटिस, कोल्ड सोर या इसको फीवर ब्लिस्टर भी कहते हैं। कैंडिडियासिस जिसको हम थ्रश कहते हैं, या इसके अलावा जिंजीवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम इसको कहते हैं। पेरिडोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम एंड बोन सपोर्टिंग टीथ। हमारे पास जो बोन्स जहाँ पर मतलब कि जो जगह सपोर्ट कर रही होती है जिसको हम गम्स कहते हैं, इसमें या हमारे बोन्स पे जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम पेरिडोनाइटिस कहते हैं। एंगुलोस्टोमाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑन द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द लिप्स इन ट्रम एंगुलर स्टोमाटाइटिस और एंगुलर चिलाइटिस, इसको हम चिलाइटिस भी कहते हैं एंगुलर स्टोमाटाइटिस को। एंगुलर स्टोमाटाइटिस में हमारे पास जो हमारे माउथ की कॉर्नर होते हैं, या मतलब कि हमारे लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं वो दोनों तरफ जो है वो इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाती है या इन्फेक्शन वगैरह उसमें हो जाती है, तो इसको हम स्टोमाटाइटिस भी कह सकते हैं या एंगुलर चिलाइटिस भी इसको हम कहते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एफेथियस कंकर सोर। ये आपको साइड में पिक्चर में शो हो रही होगी कि किस तरह से होती है। इस पिक्चर में आप देख लीजिएगा अपीयरेंस इसकी क्या क्या हो सकती है। तो राउंड और ओवल वे ओवल अल्सर विद अ रेड इन्फ्लेम्ड बॉर्डर। अगर हम इसको देखें तो ये राउंड हो सकती है या ओवर अल्सर होती है। अगर हम और इसको देखें तो इसके बॉर्डर जो है वो रेड होंगे और इन्फ्लेम बॉर्डर जो मतलब कि इसके बॉर्डर जो है इन्फेक्शन वगैरह वही होगी या इन्फ्लेमेशन वगैरह वही होगी। और ये जो है चारों तरफ से आप देख लीजिएगा ये रेड किस्म के होते हैं। ये आप चारों तरफ देखिए इसको जो है वो रेड भी वो भी है, मतलब इसके इन्फ्लेमेशन भी वो। और द सेंटर इज़ यूजुअली वाइट और येलो। अगर हम इसके सेंटर देखें, बीच का हिस्सा देखें तो ये वाइट होगा या येलो कलर का होगा। लोकेशन इसकी अगर हम देख लें यूजुअली ऑन द चिक्स, टंग और इनसाइड द लिप्स। हमारे पास ये चिक्स पर भी हो सकती है, हमारे टंग पर भी हो सकती है या इनसाइड द लिप्स। ये आपको जो नज़र आ रही है ये हमारे पास जो है वो लिप्स के इनसाइड हुई है। हीलिंग अगर हम देखें कि कितने टाइम में जो है ये सही हो सकती है, विद इन 1 to 2 वीक विदाउट स्केरिंग। मतलब कि इसको कुछ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये 1 से 2 हफ्ता जो है ये 1 से 2 हफ्ते में फुटबॉल जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर लार्जर वो इरेगुलर सोर्स हो तो टेक 6 to और मोर वीक टू हियर, मतलब कि 6 से ज़्यादा वीक भी लग सकते हैं या 6 हफ्ते इसको लग सकते हैं ये सही होने में, अगर ये लार्ज हो और इरेगुलर सोर हो। साइन और सिम्टम इसकी क्या हो सकती है कि बीइंग विद बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन। इसकी ये जब शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कोई जलन वगैरह होती है या टिंगलिंग वगैरह का मतलब भी कोई कपकपाहट या जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई चुंटी वगैरह चल रही है तो उसकी सेंसेशन वगैरह आपको फील होती है। स्लाइड स्वेलिंग मतलब कि थोड़ी बहुत इसमें स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। कैन बी पेनफुल एंड नॉट एसोसिएटेड विद फीवर। और ये जो है पेनफुल होती है और ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ीवर की वजह से हो और या फीवर की अलामात को ज़ाहिर करें। पॉसिबल कॉजेज़ इसकी क्या हो सकती है। इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से ये हो सकता है। हार्मोनल फैक्टर मतलब कि आपका हार्मोन्स जो है वो इम्बेलेंस हो जाए बॉडी में तो उस वजह से हो सकता है। और माइनर ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा वगैरह हो गया है तो उसकी छोटी मोटी माइनर वगैरह जो है उसमें भी आपको ये हो सकती है। या एलर्जीज़ की वजह, एलर्जीज जो है उसकी वजह से भी हो सकती है। या एसिडिक फूड, आप कोई भी फूड वगैरह जिसमें एसिड वगैरह ज़्यादा है, एसिड भी ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। या डाइटरी डिफिशेंसीज़ मतलब कि आपकी डाइट वगैरह में कोई भी ये जो है मिनरल्स विटामिन वगैरह की कमी आ जाती है तो उसमें भी आपको जो है वो लिप्स या चिक्स वगैरह पर जो है ये चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम कंकर सोर कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्पेटिक स्टोमाटाइटिस, कोल्ड सोर या फीवर ब्लिस्टर भी इसको कहते हैं। अपीयरेंस इसका अगर हम देखें तो फ्लूइड फील्ड सोर होता है, मतलब इसकी शेप किस तरह से होती है
तो फ्लूइड फील जो होता है ये मतलब कि इसके अगर हम अंदर से देखें तो इसमें फ्लूइड जो है थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो भरा होता है। लोकेशन इसको देखें तो अराउंड द लिप्स, मतलब कि ये लिप्स के अराउंड ही आपको पाया जाएगा, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हीलिंग अगर हम देखें तो 7 to 10 डेज, मतलब कि 7 से 10 दिनों में ये ठीक हो जाता है। ये सारे सिम्टम अगर देख ले यूजुअली पेन फॉर एसोसिएटेड विद कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम। अगर हम इसके मतलब कि सिम्टम देखें तो ये जो है उसके में इस जगह में जो है वो पेन वगैरह होता है और ऐसा लगता है कि मतलब कि कोल्ड या फ्लू लाइक इसका सिम्टम जो है वो आपको ज़ाहिर होते हैं, नज़र आते हैं। पॉसिबल कॉजेज़ इसकी क्या हो सकती है? एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, क्या आपको किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी ये हो सकता है। इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसमें भी ये उसकी वजह से भी हो सकता है। मे रिक्योर विद मेंस्ट्रुएशंस, कि मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल में जो पीरियड वगैरह आते हैं उसकी वजह से भी, उसके पेन वगैरह की वजह से भी ये हो सकता है। फीवर और सन एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। मतलब क्या अगर आपको कोई फीवर वगैरह जैसे मलेरिया डेंगू वगैरह हो गए तो उसके बाद भी ये आता है, या कोई ऐसी फीवर वगैरह आपको कोई भी ज़्यादा दिन जो गुजारे उसमें आ सकता है, या सन एक्सपोजर्स मतलब कि आप धूप में काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते हैं तो उस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैंडिडियासिस, जिसको हम मोनिलियासिस या थ्रश कहते हैं। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ यीस्ट शेप फंगस का कैंडिडिया अल्बिकेंस, ये जिस वजह से हो रहा है जिसको हम कहते हैं कैंडिडिया अल्बिकेंस, ये फंगस शेप होता है, यास्ट शेप या फंगस शेप होता है और ग्रोन्स इन द माउथ एंड थ्रोट, ये माउथ और थ्रोट पे ही आपको जो है ये पाया जाता है और ये एक मेडिकली कंडीशन है। कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इसके के वजूहत वगैरह क्या हो सकते हैं, खसूसियात इसकी क्या हो सकते हैं, तो चीज़ी वाइट ब्लड लुक लाइक मिल्क क्योर्ड। अगर हम इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपको जो मिल्क वगैरह जो है, दूध वगैरह है, बिल्कुल उसी तरह ही चीज़ी वाइट जो है वो आपको शो हो रहा होता है कि जैसे वो उसके ऊपर जो मलाई वगैरह आती है इस तरह से आपको ये शो हो रहा होता है। वैन रोबिट और इसको रोबिट ऑफ कहते हैं, इट लीव्स एन एरिथ मैटियस एंड ऑफ्टन ब्लीडिंग बेस। अगर हम इसकी बेस वगैरह देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, वो इसके बेस पर जो है वो ब्लीडिंग वगैरह जमी होती है। पॉसिबल कॉजेज़ इसकी क्या हो सकती है? डायबिटीज़ इसकी वजह हो सकती है, एंटीबायोटिक थेरापी ये इसकी वजह हो सकती है, या इम्यूनो सप्रेशन हो सकती है। सप्रेशन मतलब कि आपके इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हुआ है और प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके हम अगर ट्रीटमेंट के हवाले से देखें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो एंटी फंगल आपने टेबलेट या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है इसके लिए। सबसे पहले इसमें दिया है नेस्टाटिन ड्रॉप वगैरह आते हैं, उसका इस्तेमाल क्या आ जाए, या कीटोकोनाजोल, ये एक ट्यूब आती है, इसका भी इस्तेमाल ऐसे ये एंटी फंगल है तो ये इसके इस्तेमाल से जो है वो ये ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंगुलर स्टोमाटाइटिस। एंगुलर स्टोमाटाइटिस आपको कोने में दिख रही होगी कि माउथ के बिल्कुल कोने अगर आप देखें तो बिल्कुल रेयर हो चुके होते हैं। एंगुलर चिलाइटिस या परलिच और आर अदर नेम ऑफ एंगुलर स्टोमाटाइटिस। इसका दूसरा नाम जो है एंगुलर चिलाइटिस या परलिच जो है, इसको दूसरा नाम कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द लिप्स। अगर हम इसके कॉर्नर पर देखें तो इसमें इन्फ्लेमेशन, या कॉर्नर हम देखें इसमें इन्फ्लेमेशन हुई होती है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी खसूसियात क्या हो सकती है? एरिथमिया हो सकता है, फिशर स्केलिंग एंड और क्रस्टिंग एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, मतलब कि आपके माउथ पर जो है वो फिशर वगैरह हो सकते हैं। एरिथमिया पर कि ब्लड पर जमा हो जाता है, या ब्लड ये जगह आपको शो हो रहा होता है, या स्केलिंग वगैरह आपको शो हो रही होती है। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ क्या हो सकती है? इट मे बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मतलब कि आपके जिस्म में जो है वो आयरन की कमी हो गई है, तो या आपके ब्लड की कमी हो गई, ब्लड में आयरन डिफिशिएंसी हो गई है, तो उसके साइन जो है ये उसके साइन है कि आपको इस चीज़ की कमी हो गई है, तो आप इसका जो है वो ख्याल रखें। एक साइन मतलब कि एक साइन के तौर पर आपको शो हो रही होती है। और विटामिन बी डिफिशिएंसीज, और विटामिन बी की डिफिशिएंसी के भी ये आपको शोर आता है, जिसमें हमारे पास B2, B9 और B12 हमारे पास आता है, विच इज़ टर्न में बी एविडेंस ऑफ पुअर डाइट और माल न्यूट्रिशन सच एज कैलिक डिजीज़, जिसको हम कैलिक डिजीज़ भी कहते हैं, कि आपके जिस्म में जो है वो पुअर न्यूट्रिशन है, आपकी न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, मतलब कि आपके जिस्म में बी जो है वो विटामिन बी की डिफिशिएंसी वगैरह हो गई है। विटामिन इसका अगर हम देखें तो विटामिन बी की डिफिशिएंसी से और जो है आयरन डिफिशिएंसी से, ये जो है ये एक साइन है जो आपको आपकी बॉडी दे रही होती है कि आपके जिस्म में जो है वो इन चीज़ों की कमी हो गई है, प्रॉपर आप इसका इलाज करें या जो भी करना चाहें।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हम इसका मेडिकल ट्रीटमेंट देखें कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है इसका क्या हो सकता है, तो पेन रिलीवर के लिए हम टाइलिनॉल या और आइबुप्रोफेन इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन रिलीव करने के लिए कोई भी चीज़ टेबलेट या सिरप वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिपिकली एनेस्थेटिक लिडोकैन और ज़ाइलोकैन टू द अल्सर नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर। 6 साल से कम जो है उसको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं की है कि वो ज़ाइलोकेन या लिडोकेन जो है वो इस अल्सर पर इस्तेमाल करे या इस ज़ख़म पर इस्तेमाल करे। इसके अलावा जितने भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्टासोल जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी पेस्ट जो है होता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरिडेक्स माउथ वाश, आप माउथ वाश को इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये ठीक हो सकता है। और एंटीबायोटिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे। ये मेडिकली ट्रीटमेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर कि नर्सिंग इसको हम क्या इसको जो है हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्रोवाइड माउथ केयर टू रिमूव डिब्राइजेस एंड टू परमिट हीलिंग, कि जो भी इसके दाने वगैरह जो धब्बे वगैरह आ गए हैं उसके माउथ केयर के लिए, ताकि हम एक जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि इसका जो माउथ है वो इन चीज़ों से रिमूव हो जाए, मतलब कि ये चीज़ें इनके मुंह से जो है रिमूव हो जाए, कोई भी साइड सिम्टम आपको शो हो रही हो, और इसको जल्द से जल्द हील करने की कोशिश करेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो माइस्टोमेटाइटिस जो है एवरी 4 आवर्स और 4 घंटे के बाद आपको इसको नर्सिंग केयर देनी है अगर माइस्टोमेटाइटिस है। और अगर सीवियर स्टोमेटाइटिस है तो हर 2 घंटे के बाद आपको इसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है। रिमूवल ऑफ डेंटरस इफ कॉजिंग पेन, अगर मतलब कि आपके उस जगह पर जो है माउथ में पेन हो रहा है तो आप इसको रिमूव करेंगे। यूज सॉफ्ट स्पंज टूथब्रश, और जो है स्मूथ जो है या सॉफ्ट ब्रश जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। इफ़ टूथ ब्रश कॉजिंग पेन, अगर टूथ ब्रश से आपको पेन हो रहा है तो जेंटली विप विद गॉज रैप अराउंड माउथ एंड टंग, राइनाइज विद सॉल्यूशन एज prescribed। आप गोस पीस उठाकर उसका माउथ जो है राउंड तौर पर जो है या रैप कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं उसका माउथ या टंग, जो भी जहाँ पर भी ये जख्म वगैरह हो गया है तो उसको आप साफ़ कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें प्रिस्क्राइब की हुई होती है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास तो ये आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड नंबर पर प्रोमोटिंग पेन रिलीफ, क्या आपने सबसे पहले उसके पेन जो है उसको रिलीव करना है। कोल्ड ड्रिंक में भी सोथिंग, मतलब कि सोथिंग कोल्ड ड्रिंक जो है, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करे और मतलब कि उसको पी सके। अप्लाई आइस टू द लेसन, और जहाँ पर भी ये ज़ख्म वगैरह दाने वगैरह हो गए हैं, लेसन वगैरह हो गई है, उस पर आप आइस का जो है वो एक बैग आता है उसको इस्तेमाल करेंगे। आइस का मतलब कि उसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारे पास थर्ड नंबर पर आता है फैसिलिटेटिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आपको खाने पीने में उसको क्या प्रोवाइड करना है। आप उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसको टीच करेंगे कि अवॉइड हॉट बेवरेज एंड फूड एज वेल एज साल्टी स्पाइसी एंड सिट्रस बेस्ड फूड, कि आप उसको ये टीच करेंगे कि आपने बिल्कुल भी जो है वो अवॉइड करनी है। क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, उन तमाम चीज़ों को या उन फूड्स को आपने अवॉइड करने हैं जैसे जो सॉल्टी हो, स्पाइसी हो, या साइट्रस मतलब कि माल्टे वगैरह, इन चीज़ों का में जो इसका जायका जो है वो इसको ज़्यादा पेन जो है वो मतलब कि ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। encourage fluid intake greater than 1500 ml, मतलब से 1500 ml से ज़्यादा जो है उसको फ्लूइड का इंटेक कराना है। encourage सॉफ्ट डाइट, और इसको सॉफ्ट डाइट जो है मुहैया करनी है, प्रोवाइड करनी है या टीच करना है उसको कि आप सॉफ्ट डाइट का इस्तेमाल करें। हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, और आपने जो है वो डाइट में जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो है वो जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास एक्सप्लेन देम द रिस्क फैक्टर टू बी अवॉइडेड, कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है और किन किन चीज़ों से आपको जो है इसके रिस्क ज़्यादा हो सकता है, आप इसकी बीमारी जो है आपको ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अल्कोहल से ये इसकी जो है ये बढ़ सकता है। तंबाकू मतलब कि नशा और चीज़ें या सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह आप करते हैं तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और हॉट स्पाइसी फूड से भी आपको जलन वगैरह होती है, रिस्क फैक्टर इसमें ज़्यादा होते हैं। और पुअर हाइजीन, अगर आप मुँह की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे या सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो उससे भी आपको जो है वो पेन वगैरह ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। नर्सिंग प्रोसेस जो है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले असेसमेंट हम करेंगे। असेसमेंट में हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा आता है। सब्जेक्टिव डेटा आस्क फॉर पेन, आम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है। लॉस ऑफ एपिटाइट, कि आपको
भूख वगैरह लग रही है, ऐसे ना हो कि उसको बिल्कुल भूख ही ना लगे, नौसिया तो नहीं हो रहा, फॉल टेस्ट इन माउथ के उसका मुंह का जो है वो जायका चेंज तो नहीं हुआ है, एंड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ सेलिवेशन, मतलब कि उसके मुंह में जो है सलाइवा की मिकदार कमी, मतलब कि थूक की मिकदार कम या ज़्यादा तो नहीं हुई है। उससे हम ये सब्जेक्टिव डेटा हम खुद पूछेंगे या खुद बताएगा फिर हमें। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, ये माउथ इंस्पेक्शन, हम सबसे पहले माउथ इंस्पेक्शन करेंगे, क्लीननेस के उसको उसके माउथ जो है वो क्लीन है नहीं, कंडीशन ऑफ टीथ, उसकी कंडीशन और टीथ की जो है वो कंडीशन देखेंगे, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन हम देखेंगे कि रेड तो नहीं हुआ, एडिमा तो नहीं हुआ है, कहीं इसको अल्सर वगैरह तो नहीं हुई है, या वाइट पैचेस वगैरह उसके मुंह के ऊपर जो है वो दाने वगैरह या ऐसे निशान वगैरह तो नहीं पड़े हैं। एबिलिटी टू इंजेस्ट एंड स्वेलो फूड, के वो आपने फूड को जो है स्वेलो कर सकता है, इंजेस्ट कर सकता है, ये इसकी एबिलिटी देखेंगे। एबिलिटी टू ओपन माउथ, उसके माउथ के ओपन होने की एबिलिटी को भी हम देखेंगे कि वो अपना माउथ जो है वो खुद ओपन कर सकता है, उसको यू मतलब कि अपने माउथ को फ्रीली जो है वो यूज़ कर सकता है या नहीं कोई भी खाने पीने के काम के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोस, क्या उसमें हमने तो असेसमेंट वगैरह कर लिया, हम उसका डायग्नोस बनाएंगे। तो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन अल्टर रिलेटेड टू पुअर और ओरल हाइजीन, क्या उसका माउथ जो है वो पुअर हाइजीन की वजह से कोई ये मतलब कि उसके मेम्ब्रेन वगैरह जो भी उसके म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कहीं ख़राब वगैरह तो नहीं हुई है, या कोई जख्म वगैरह तो उसमें नहीं पड़ा है, तो वो उस ये हम डायग्नोस करेंगे। या पेन इन माउथ, के उसके मुंह में जो है वो पेन या माउथ में जो है उसको पेन तो नहीं हुआ रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, के उसके जो भी ज़ख्म वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह इन्फ्लेमेशन उसके माउथ में उधर हुई है उसकी वजह से उसको पेन हो रहा है। तो हम प्लान, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग, कि हम प्लान करेंगे माउथ इज़ क्लीन, उसका माउथ, ताकि हम ये प्लान करेंगे कि उसका माउथ हमने क्लीन रखता है, मिकोज़ा इज़ पिंक एंड मॉइस्ट, उसका मिकोज़ा जो माउथ की लेयर होती है उसको हम पिंक और मॉइस्ट रखेंगे। पेशेंट वर्बलाइज फील कंफर्टेबल, और पेशेंट को वर्बलाइज करेंगे, उससे बुलवाएंगे कि वो कंफर्ट फील कर रहा है। हैज़ अ फ्लूइड इंटेक्ट मोर देन 1500 ml पर डे, स्किन टर्गर इज़ गुड, ठीक है, हम उसको 1500 ml से ज़्यादा जो है फ्लूइड इंटेक कराएंगे ताकि उसका स्किन जो है वो टर्गर हो, मतलब कि वो मॉइस्ट रहे। नेक्स्ट हम देख लेंगे इम्प्लीमेंटेशन, उसको इन चीज़ों को अप्लाई भी करना है, सिर्फ ये तो नहीं कि प्लानिंग वगैरह हमने बना ली। तो गिव एंटीबायोटिक्स ऑन टाइम एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, के डॉक्टर ने जो भी टाइम टेबल पर एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब की होती है उसको इस्तेमाल करना है। प्रोवाइडिंग माउथ वॉश, उसको माउथ वॉश जो है वो प्रोवाइड करना है, देना है, ताकि उसको अपना माउथ वॉश कर सके, यहाँ उसका माउथ वॉश कराएंगे। इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड फ्लूइड स्टेटस ऑफ पेशेंट, और हम उसके जो है न्यूट्रिशनल जो है न्यूट्रिशन वगैरह जो है उसको इम्प्रूव करेंगे, कि अगर वो मतलब कि न्यूट्रिशन वगैरह कम यूज़ कर रहा था तो उसको वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करे, न्यूट्रिशनली डाइट वो इस्तेमाल करे, और पेशेंट जो भी फ्लूइड वगैरह और यूज़ कर रहा है उसको अच्छी तरीके से यूज़ करे। तो हम इस चीज़ों को अप्लाई करने हैं। पेशेंट टीचिंग, और पेशेंट को टीच करेंगे कि किस तरह से आपको अपनी केयर करनी है। और लास्ट में हम एवोल्यूशन रिजल्ट भी तो देखेंगे कि हमें कोई रिजल्ट वगैरह कोई फ़ायदा वगैरह मिल रहा है या नहीं। आर म्यूकस मेम्ब्रेन क्लियर एंड पिंक, क्या हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन क्लियर है और पिंक है, या वैसे ही हम जो है वो लगे हुए हैं। डज द पेशेंट स्टेट माउथ फील कंफर्टेबल, कि वो अपने माउथ को जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं, उससे पूछेंगे। इज़ द पेशेंट हाइड्रेट, क्या के, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये पेशेंट जो है वो हाइड्रेटेड है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को, क्योंकि काफ़ी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो लंबी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे एक वीडियो में जो है वो पूरा टॉपिक जो है वो कवर नहीं होगा, मुख्तलिफ वीडियोज़ आएंगे। तो अगर आप लोग मज़ीद वीडियोज़ देखनी है तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।